गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज शेरविन बेहरा फ्रॉम टीबी क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलो पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर में है नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। हम पूरे कंट्री का नेशनलिज्म, पूरे कंटिनेंट का, यूरोप क्या कंटिनेंट है, हम पूरे कंटिनेंट का तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके कुछ कुछ जो पार्ट है जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, उन चीजों के बारे में, उन सब लोगों के बारे में, उन सब स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट रिप्लेसिंग मल्टी नेशनल डायनेस्टी यूरोप एम्पायर, ठीक है। जो पहले क्या था बेटा ना, पहले क्या था ना, राजा महाराजा रूल करते थे, डायनेस्टी रूल था, उसको हटा के कैसे नेशन स्टेट आया उसको लेके हम पढ़ेंगे। उसके उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जो पेंट बनाया था कौन, फ्रेडरिक सोरो ने, याद है तुम्हारे बुक में जो पेंट बनाया था फ्रेडरिक सोरो ने, ठीक है। ध्यान से देखना उस पेंटिंग को, क्या बताना चाहता है। देखो जो पेंटिंग है तुम्हारा बुक में, और तो क्लियर नहीं है फिर भी देख लो। देखो क्या बेटा, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। सारे लोग क्यूज में लगे हैं, देख सकते हो, सारे लोग क्यूज में लगे हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बाद जो फ्लैग है वो रिपब्लिक हो चुका है, वो डेमोक्रेटिक हो चुका है, और ये सब सारे हैं वो ऑन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे, रिपब्लिक और लिबरलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, समझ में आया। तो वो अपने पेंटिंग से यही समझाना चाहते थे, समझ में आया। देखो द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, उनका जो विजन था, उनका जो इमेजिनेशन था, वो कैसा उटोपियन इमेजिनेशन था। उटोपियन मतलब क्या समझते हो ना, ऐसा इमेजिनेशन जो हाँ ही हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब ड्रीम होता है ना लोगों का, उस तरह से, समझ में आया। एक ड्रीम था उनका। फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, भाई तुम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन याद है सबको, आई होप याद ही होगा। अगर याद नहीं होगा तो बहुत ही पछताने वाले हो, ठीक है। मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखो, कुछ डरने की बात नहीं है। चलो फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन पहले क्या था, याद है किसी को, कौन रूल करता था, लुई 16, ठीक है। उसके बाद नेशनल असेंबली, उसके बाद नेशनल असेंबली, ठीक है। उसके बाद जैकोबिन क्लब, पहले क्या था, लुई 16, नेशनल असेंबली, उसके बाद जैकोबिन क्लब, उसके बाद डायरेक्टरी, उसके बाद कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। याद है सबको, याद है, आई होप सबको याद ही होगा, ठीक है। एक सेकंड बेटा, चलो अब पढ़ते हैं नेशनलिज्म के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था, देखो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो पहला पड़ाव था नेशनलिज्म की ओर, ठीक है। द फर्स्ट मतलब समझ रहे हो, वहां पे पहला शुरू हुआ था नेशनलिज्म के लिए लड़ाई, ठीक है। कहां पे ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेशन मतलब क्या है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेशन तो बन गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नेशन तो बन गया, लेकिन लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स अपनाया। देखो द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ला सिटियन। ला पात्री मतलब क्या बेटा ना, फादर्स लैंड। ला सिटियन मतलब क्या है ना, हम सिटीजन्स, लैंड ऑफ सिटीजन, समझ में आया। देखो इसका मतलब क्यों, क्या समझ रहे हो, ला पात्री मतलब हमारे पितृ जो होता है, पापा का होता है, या पापा का लैंड प्रॉपर्टी जो होता है वो पापा का है। हम यहाँ पे सिटीजन्स के नाम से जाना जाते हैं, ना कि रिच, ना कि पुअर, ना कि क्लर्जी, ना कि नोबिलिटी, ना कि थर्ड स्टेट, ऐसा कोई स्टेट्स नहीं है, हम सिटीजन्स है, ठीक है। ताकि यूनिटी बना रहे, कंट्री में एक यूनिटी बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स अपनाए, उनमें से कौन सा था, द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ला सिटियन इंट्रोड्यूस हुआ। सेकेंड क्या था, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, जो उन्होंने एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया, समझ में आया, जो कि ट्राई कलर, वो भी ट्री कलर ही था, ध्यान से देना, वो भी ट्री कलर ही था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ। तुम लोग पढ़े होगे, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, या फिर जो मतलब एक्टिव सिटीजन्स वोट देके एक नेशनल असेंबली वोट करते थे, नेशनल असेंबली इलेक्ट करते थे, ठीक है। याद है किसी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाँ याद ही होगा। नेशनल असेंबली फॉर्म करते थे, जो कि बाद में किंग्स को चूज करता था,
ठीक है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स वेर टेकन। न्यू हाइम्स वेर, हाइम्स मतलब क्या, मंत्र नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः नहीं, उनका अलग ही हाइम्स मतलब क्या होता था ना, प्रेज जैसे, मतलब लोगों को प्रेज करने के लिए बहुत सारे हाइम्स बोला जाता था, ठीक है। मंत्र नहीं, बहुत सारे कोर्स होता है, या फिर समझ रहे हो ना, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज होता है जैसे लोगों को प्रेज हो, ठीक है। वेर कंपोज, ओथ्स वेर टेकन, सब लोगों ने प्रण लेना, प्रोमिस लेना शुरू किया, समझ में। ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप। पहले क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रीजन का अलग अलग अथॉरिटी था, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अब क्या उन्होंने कर दिया ना, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सबका एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया ताकि यूनिटी बनाए रहे, कंट्री में कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाए रहे, ठीक है। अब देखो, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबोलिश्ड, ठीक है। जो कस्टम ड्यूटीज था, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कस्टम ड्यूटीज हुआ करता था, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है, इसलिए आपको ये सब दिख रहा होगा, ये सब मैंने एक्चुअली वीडियो बनाया था, लेकिन गलती से मैंने डिलीट हो गया ये मतलब फोन से, इसलिए फिर से बनाना पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबोलिश्ड, ठीक है। जो अलग अलग स्टेट का क्या होता था बेटा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कस्टम ड्यूटीज होता था, जो कि ट्रेड यूनाइट नहीं कर पाता था, समझ में। यूनाइट मतलब क्या ना, अलग अलग होने से, यूनाइट मतलब क्या समझते हो, एक, तो एक नहीं था उस टाइम, अलग अलग था, तो उसको एक करने के लिए क्या हुआ, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज था उसको हटा दिया गया, ठीक है, समझ में। जो ड्यूज था उनको हटा दिया गया, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेट और मेजरमेंट। वेट का मतलब क्या समझ रहे हो, 1 किलो 2 किलो, तो उस टाइम क्या था ना, ऐसा कुछ यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। लोग पत्थर को भी बोलते थे वो 1 kg है, एक पेन को कैप को भी बोलते थे 1 kg है, तो कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, तो वो यूनिफॉर्मिटी लाया गया, ठीक है। रीजनल डाइक्लेट्स वेर डिस्करेज, जो रीजनल लैंग्वेज था, लोगों का जो खुद का लैंग्वेज था, अलग अलग लैंग्वेज जो बोलते थे, उनको डिस्करेज किया गया। और किसको प्रमोट किया गया बेटा ना, फ्रेंच को प्रमोट किया गया। किसको प्रमोट किया गया ना, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, ठीक है ना, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, समझ में। चलो, अब जो फ्रांस में पहला रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तो उसके साथ साथ कैसे पूरे यूरोप में फैला, वो हम पढ़ने वाले हैं, समझ में, वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म कहाँ शुरू हुआ ना, फ्रांस से लेके कैसे पूरा यूरोपियन स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज में फैला, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ठीक है। देखो, तो फ्रेंच आर्मी इज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, ठीक है। फ्रेंच आर्मी कौन था ना, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो, अब देखो, एक राजा है, राजा को लालच हो रहा है, तो क्या करेगा, वो अपना टेरिटरी बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। वो अपना टेरिटरी बढ़ाते बढ़ाते वो बहुत सारे आइडियाज को भी अपने साथ लेके गया, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, द सिविल कोड ऑफ 1804, द सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं नेपोलियनिक कोड, ठीक है। चलो, नेपोलियनिक कोड के हम बारे में पढ़ते हैं। नेपोलियन, लार्ज एम्पायर एंड इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स, ठीक है। उनका क्या था, लार्ज एम्पायर ना। लार्ज एम्पायर कैसे था बेटा, देखो, लार्ज एम्पायर कैसे था ना, जैसे ही उसने टेरिटरी बढ़ाना शुरू किया, तो बहुत सारे कंट्रीज उसका अंडर आने लगे, बहुत सारे स्टेट उसके अंडर आने लगे, तो उस तरह से वो लार्ज होता गया, समझ में। याद रिकॉल दे रहा हूं मैं, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं। देखो, पहले क्या था, मोनार्ची था, पहले क्या था बेटा ना, मोनार्ची था, फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली आया, फिर जैकोबिन क्लब, फिर डायरेक्टेड रूल। डायरेक्टेड रूल मतलब क्या था, जो 5 लोग मिलके जो संभालने का ट्राई कर रहे थे, उनके अंदर क्या हुआ, आपसी झगड़ा हुआ। झगड़ा जो होता है ना, 2 बिल्ली झगड़ रहे थे, बंदर एडवांटेज ले गया, तो वैसे ही नेपोलियन आके एडवांटेज लिया, और जो मिलिट्री जनरल था, मिलिट्री जनरल से वो क्या बन गया ना, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, समझ में, जो कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप, समझ में, मिलिट्री रूल करना शुरू किया, समझ में, जैसे कि हमारा नवाज शरीफ जो था पाकिस्तान में। चलो, ठीक है, उसने देखो, हाँ, उसने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय किया, destroyed democracy but made administrative field more rational and effective। अब तुम लोग बोलोगे सर डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है एडमिनिस्ट्रेट एफिशिएंट रूल,
ठीक है सर, लेकिन इसने तो डेमोक्रेसी हटा दिया, डेमोक्रेसी एबोलिश मतलब बहुत बुरी तरीके से खराब कर दिया, तो कैसे एफिशिएंट हो सकता है ना। देखो भैया दो तरह का होता है, जहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, सॉरी पावर शेयरिंग में, एक कंट्री में डेमोक्रेसी होते हुए भी देखो दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक था, दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक था, लेकिन एक में यूनिटी नहीं था और एक में यूनिटी था, समझ में। तो क्या समझते हैं हम लोग, जहाँ पे डेमोक्रेसी होता है वहां पे भी यूनिटी एफिशिएंट रूल नहीं होता, लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं होता वहां पे एफिशिएंट रूल होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो नेपोलियन बोनापार्ट का कंट्रीज, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, हाँ, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड इफेक्टिव या फिर एफिशिएंट, ठीक है। किस तरह से एफिशिएंट बनाया ना, उसने बहुत सारे स्टेप्स अपनाए, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे पॉलिसीज बनाए, ठीक है। देखो क्या क्या पॉलिसीज, एबोलिश्ड द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। जो प्रिविलेजेस था बेस्ड ऑन बर्थ, जैसे कि नोबिलिटी और क्लर्जी का जो प्रिविलेजेस था, जो उनको जन्म से अधिकार मिला था कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम लोगों का खाएंगे, हम हमारे पास लैंड होगा, जो था उसने वो हटा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस नॉलेज, ठीक है, जिसके पास नॉलेज होगी, काबिलियत होगी, उसको ही प्रिविलेजेस मिलेगा। डिपेंड करता है उसके पास कैसे चीजें हैं, समझ में, उसके क्वालिफिकेशन को देख के उसको प्रिविलेज मिलेगा, ठीक है। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसने क्या शुरू किया, अब सब लॉ के समान है, समझ में, सब लॉ के समान है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई क्लर्जी नहीं, कोई नोबिलिटी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, सब लॉ के समान है, समझ में, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। फ्यूडल सिस्टम, सर्वडॉम्स एंड मैनोरियल ड्यूज वर एबोलिश, उसने क्या किया, जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम मतलब समझ रहे हो, फ्यूडल सिस्टम मतलब जो फ्यूडल सिस्टम था उसने उसे हटा दिया, ठीक है। फ्यूडल मतलब क्या, जो मतलब स्टेट्स को, अब देखो एग्जांपल ले लो, इंडिया का एक किंग है, ठीक है, इंडिया का एक किंग है, उसने क्या किया ना, महाराष्ट्र को जीता और उसको मतलब उसको किंग्स रूल करने लगा, ठीक है, पावर डिवाइड करके उसने अपना राज्य बढ़ाने लगा, तो उसको बोलते फ्यूडल सिस्टम, तो उसने वो हटा दिया, अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सर्वडम, सर्वडम मतलब क्या समझो, सर्वडम मतलब बेटा स्लेवरी, स्लेवरी मतलब जो होता है ना गुलामी, पहले क्या करते थे, रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उसके अंडर बहुत सारे लेबर काम करते थे बिना वेज का, ठीक है, और जो प्रोडक्शन होता था वो वो लैंडलॉर्ड्स ले जाते थे या फिर नोबिलिटी ले जाता था, तो उसको उसने हटा दिया, मैनोरियल ड्यूज, मैनर मतलब क्या है ना, रिच लैंडलॉर्ड्स, मैनर मतलब क्या है ना, रिच लैंडलॉर्ड्स, मैनोरियल ड्यूज वेर एबोलिश, जो भी ड्यूज था उसने वो सब बंद करवा दिया, जो भी ड्यूज था उसने सब बंद करवा दिया, और फ्री दी पीजेंट्स, पीजेंट्स को जो था उनको फ्री कर दिया गया, इन सब चीजों से, इन सब बंधनों से उसको फ्री कर दिया गया, ठीक है। तो अच्छी चीज हुआ कि नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव हुआ कि नहीं, एफिशिएंट हुआ कि नहीं, हाँ हुआ। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, भैया गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या है सर ना, गिल्ड मतलब क्या, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुनना, गिल्ड मतलब क्या है, संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया। गिल्ड मतलब क्या है बेटा ना, संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या हुआ करता था, लोग क्या करते थे, गिल्ड बनाते थे, ट्रेडिंग में हो या फिर किस में भी हो, लोग गिल्ड बनाते थे। गिल्ड मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन बना के ट्रेड करते थे, जैसे कि जिससे कि एफिशिएंट ट्रेड होगा, एफिशिएंट बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन बीच में उसको क्या था, बीच में उसको बंद करवा दिया गया, ठीक है, जिसके चलते ट्रेड पे इफेक्ट पड़ा। तो नेपोलियन ने क्या किया ना, नेपोलियन ने इसको फिर से रिमूव कर दिया, जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन था, जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उनको रिमूव कर दिया। क्यों ना, फॉर एफिशिएंट ट्रेड सिस्टम, कॉमर्शियल जैसे बढ़े, ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ेगा इससे, तो इसलिए गिल्ड सिस्टम को हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वेर इम्प्रूव, उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, ताकि ट्रेडिंग सिस्टम बढ़े, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए कंट्री में, समझ में आया। देखो ध्यान से देखना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वेर इम्प्रूव्ड, समझ में आया। चलो उसने और क्या किया ना, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म लॉ एंड कॉमन नेशन करेंसी। उसने क्या किया,
जस्ट अब क्या, जो डिफरेंट डिफरेंट वेट था लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट जो वेट मेजरमेंट था, उसने क्या किया, एक यूनिफॉर्म वेट बनाया और करेंसी भी उसने कॉमन नेशन करेंसी रख दिया। समझ में? अब अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी ना रख के उसने वो स्टेप्स शुरू किया, ठीक है, उसने वो स्टेप शुरू कर मतलब वो कोशिश किया कि कैसे स्टैंडर्डाइज वेट मेजरमेंट बने और कैसे सब लोगों का मेजर सही रहे और कैसे लोग अपने एक ही करेंसी के थ्रू खरीदारी कर सके। समझ में? उसने ये सब चीजें अपनाए जो कि अच्छा था, लोगों को पसंद आने लगा। अब लोगों को पसंद आ रहा है तो उसके साथ साथ क्या हुआ, जो बाकी जो फ्रेंच नेबरिंग कंट्रीज थे, जो बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज थे, ध्यान से सुनना, जो बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनको भी लालच आया। क्या लालच आया ना, देखो फ्रेंच बहुत ही प्रॉस्पर हो रहा है, फ्रेंच बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल हो। वो चाहते थे जो हमारे कंट्री में भी जो एरिस्टोक्रेसी था या फिर जो किंग था उसको हटा के नेपोलियन बोनापार्ट आए, उसको हराए और हमारे कंट्री में भी वो सब चीजें वो लागू करे, ठीक है। देखो फ्रेंच आर्मी उस टाइम क्या हुआ, फ्रेंच क्या मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, वो अपना टेरिटरी बढ़ाना चाहता था, ठीक है, ट्राई टू कन्क्यूर अदर स्टेट, और उसने क्या किया, बहुत उसको खुद के स्टेट को बढ़ाना चाहता था। तो लोग भी लोग क्या सोचते थे ना, लोग क्या सोचते थे, जो नेपोलियन था या फिर जो फ्रेंच आर्मीज था, दे आर दी हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, दे आर दी हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। वो अपने साथ लिबर्टी को लेके आ रहे हैं, वो अपने साथ फ्यूडल सिस्टम को लेके आ रहे हैं, वो अपने साथ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को लेके आ रहे हैं, सॉरी फ्यूडल सिस्टम नहीं, वो अपने साथ लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग स्वागत करना चाहते थे, वो क्या हुआ, वही लोग उनके विरोध हो गए, वही लोग उनके विरोध हो गए ना। क्यों? देखो, बट एंथुजियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी, जो उनका सपना था वो पलट गया हॉस्टिलिटी, मतलब क्या होता है, विरोध करने लगे, ठीक है। क्यों? रीजन क्या था इसका ना, बहुत सारे एफिशिएंट सिस्टम उन्होंने बनाया, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें भी बनाया नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, एग्जाम्पल, भाई लोगों का लार्ज आर्मी, अगर नेपोलियन बोनापार्ट का लार्ज आर्मी है या फिर लार्ज स्टेट है, वो स्टेट को कैसे पालेगा, वो जो स्टेट है उसको स्टेट को कैसे चलाएगा, पैसे कहाँ से आएगा। उसने इसलिए क्या किया ना, टैक्स इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज टैक्स, उसने क्या किया बेटा ना, टैक्स इंक्रीज करवा दिया, ठीक है, उसने क्या किया ना, टैक्स इंक्रीज करवा दिया, ठीक है। सेंसरशिप भाई सेंसरशिप क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। कोई फिल्म रिलीज होता है, तुम लोग न्यूज में देखे हो या फिर कुछ भी देखे होगे, कोई फिल्म रिलीज होता है तो सेंसर बोर्ड होता है जो पहले मूवी को देखता है, वो जाके अप्रूवल देता है, हाँ भाई ये मूवी सही है, तुम उसको थिएटर में लॉन्च करो, ठीक है। अगर कुछ गलत सीन्स है या फिर कुछ गलत खराब दिखा, मतलब लोगों को कुछ खराब इंटेंशन दे रहा है, लोगों को कुछ खराब मैसेज दे रहा है, तो फिल्म मना कर देगा या फिर उस सीन को काट देगा, उसके पास वो पावर है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंसरशिप ना, टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल, जो कंट्रोल कर सकता है, समझ में, जो कंट्रोल कर सकता है उसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो पहले क्या था, जो राजा था या फिर जो नेपोलियन था, वो क्या करता था, सेंसरशिप लागू कर चुका था। इसका मतलब क्या है, लोग जो न्यूज़पेपर छापते थे या फिर जो भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन करते थे या फिर जो भी पार्टीज बनाते थे, सब एसोसिएशंस बनाते थे, उसे कड़ी नजर रखा जाता था, वो कंट्रोल करने लगा था सब चीजों पे, समझ में ना। मेरे बोलने पर ही तुम लोग न्यूज़पेपर बनाओगे, मेरे हिसाब से तुम लोग न्यूज़पेपर बनाओगे, अगर कुछ गलत निकला तो पनिशमेंट। तो वो जो था उनको लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था ना, थर्ड पॉइंट था ना, फोर्स्ड कॉन्स्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मीज, फोर्स कॉन्स्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मीज। इसका मतलब क्या समझते हो ना, जिस स्टेट पे, जिस टेरिटरी पे इसने हमला किया, ठीक है, अब अगर वो अपना टेरिटरी बढ़ा रहा है तो उसको उतना आर्मीज चाहिए, तो उसने क्या किया, जो लोकल है, लोकल को फोर्स किया कि तुम लोग आर्मी में ज्वाइन हो और हमारे लिए लड़ो, तुम लोग आर्मी में ज्वाइन हो और हमारे लिए लड़ो, ठीक है। तो वो जो 3 स्टेप्स था, ये जो 3 स्टेप्स है, ये लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ध्यान से समझ में आया किसी को? कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिएगा।
सॉरी, मैंने वीडियो गलती से डिलीट हो गया था, इसलिए मैं फिर से बना के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, किसी को समझ में आया? देखो, मैंने ये जो नोट्स लिखा है बेटा, इसको लिख लीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने लिखा है, मतलब बहुत ही आसान है। ठीक है, बुक्स के जो है वो मतलब अलग अलग थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पॉइंट बनाना आपको आसान नहीं लगेगा, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाया देख लो, आपको इजी लगे तो लिखिएगा, या फिर आप अपने तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझ में आया इसलिए ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हम नोट्स भी लिख सकें और समझ भी सकें। ठीक है, थैंक यू। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा, इस वीडियो में हम फिर से वीडियो बना देंगे। चलो, धन्यवाद। नेशनलिज्म वाला पहला आइडिया ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, जैसे कि नेशन स्टेट समझ में आया। नेशन स्टेट बनने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिया। द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ला सिटियन समझ में आया। न्यू फ्रेंच फ्लैग, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, ऑथ्स वेर टेकन, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेर वाज सेटअप। ये जो नोट्स में दिया आपको, इसके माध्यम से पढ़ाने का मतलब क्या है ना, आप इसको लिख लीजिए, समझ में, इसको देख देख के आप लिख लीजिए, ताकि आपको नोट्स बाद में ढूंढना ना पड़े। क्योंकि देखो, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स लिखा है। ठीक है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नोट लिखा है, समझ में। अगर किसको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, समझ में। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, सिर्फ वीडियो मत देखो, इसको नोट्स लिखते भी जाओ, और हाँ, याद भी रखो, समझ में आया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबोलिस्ड। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबोलिस्ड, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेर परफॉर्म्ड, रीजनल डायलेट्स वेर डिस्करेज एंड फ्रेंच प्रोमोटेड। फ्रेंच लैंग्वेज को प्रोमोट किया गया। समझ में आ गया। देखो, अब आता है सिविल कोड ऑफ 1804। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आए आंसर सेम रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन आए आंसर सेम रहेगा, समझ में। लैंग्वेज बदल सकता है, वे बदल सकता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन जो आंसर होगा वो यही होगा, समझ में आया। या तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि भैया सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, या फिर वो स्टेटमेंट देगा डेमोक्रेसी नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, एक्सप्लेन हाउ। समझ में। देखो, वे बदल रहा है, तरीका बदल सकता है, लेकिन जो आंसर है वही रहेगा, समझ में आया। चलो बेटा, आज ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हम पढ़ेंगे जो एरिस्टोक्रेसी के बारे में। ठीक है, चलो, थैंक यू। प्लीज लिख दीजिएगा नोट्स इसको, क्योंकि आपका एग्जाम पास आ रहा है, तो देखो, लिखो और समझो। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिएगा।